हेलो सभी को नमस्कार, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। तो देखिए हम पिछली क्लास में क्या कर रहे थे, हमने एडोलेसेंस के बारे में स्टार्ट किया था। किसके बारे में स्टार्ट किया था? एडोलेसेंस के बारे में हमने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो देखो इसके अंदर नेक्स्ट क्या है, लीडरशिप क्वालिटी यानी कि नेतृत्व की क्षमता। लीडरशिप क्वालिटी यानी कि नेतृत्व करने की क्षमता कि इन बालकों के अंदर यानी कि किशोरावस्था के अंदर, क्योंकि उसी से नेक्स्ट है, मेरे ख्याल से ज़्यादा पीछे वाली बातें दोहराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारा कुछ याद है अच्छी तरह से, ठीक है ना। कि एडोलेसेंस क्या होता है, एडोलेसेंस का जो जनक है वो कौन है, वो स्टेनली हॉल को माना जाता है, ठीक है। और जो एडोलेसेंस है वो जीवन का सबसे कठिन काल है और स्टेनली हॉल ने कहा संघर्ष, दबाव और तूफान का काल है। आप इस को याद रखिएगा भी, आप इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा कि स्टेनली हॉल ने कही है कि बड़े संघर्ष का, दबाव का और तूफान का काल है, ठीक है। अब जैसे आप इस बात को याद कैसे रखोगे, स्टेनली हॉल नाम क्या है, स्टेनली हॉल। अब हॉल का मतलब क्या है कि हॉल के अंदर तूफान आ गया, ऐसे याद करो। हॉल के अंदर क्या आ गया, तूफान आ गया। तो संघर्ष, दबाव और तूफान की अवस्था कौन सी है, ये आपकी एडोलेसेंस है, ठीक है। तो इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी यानी कि नेतृत्व करने की जो क्षमता है वो किशोरों के अंदर होती है। किशोर होते हैं वो नेतृत्व कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लो ये किसी ग्रुप के अंदर है, ये किसी पीयर ग्रुप के अंदर है, या ये कोई गेम खेल रहे हैं, या कोई भी ये काम कर रहे हैं, तो किशोर के मन के अंदर क्या होता है कि जो नेतृत्व है यानी कि जो नेता है वो मुझे बना दिया जाए। नेतृत्व मुझे करना आता है, मैं कर सकता हूँ नेतृत्व, मतलब मुझे इसका क्या बना दिया जाए, नेता बना दिया जाए। तो नेतृत्व करने की जो क्षमता है, एक पावर है, वो किशोरों के अंदर होती है, ठीक है ना। तो ये लीडरशिप कर सकते हैं, ये किसी भी काम को हाथ में लेते हैं तो उसको ढंग से ये कर सकते हैं। उसके बाद है क्रिमिनल टेंडेंसीज। जो किशोर होते हैं उनके अंदर अपराधी प्रवृत्तियों की तरफ जाने की सबसे जो उम्र है ना, सबसे ज़्यादा वो यही होती है भी। अगर किशोर का जो पीयर ग्रुप है, अगर वो गलत होगा, मतलब वो बीड़ी है, शराब है, तंबाकू है, या फिर चोरी करना, या फिर आपराधिक कामों में लगे रहना, अगर इस तरह से किशोर करता है तो वो क्रिमिनल की तरफ वो ज़्यादा जाता है। मतलब आप ये मान सकते हो कि जो क्रिमिनल बनने की उम्र है ना, अपराध की, जो अपराध प्रवृत्ति की जो उम्र होती है वो किशोरावस्था ही होती है। किशोरावस्था के अंदर आप बालक को किसी भी दिशा के अंदर मोड़ सकते हो। आप बालक को मतलब बहुत अच्छे रास्ते के ऊपर भी ला सकते हो और बालक को आप बुरे रास्ते के ऊपर भी ला सकते हो, ठीक है ना। भाई देखो मैं ये कहती हूँ कि अगर आपने 20 साल तक किसी लड़के का या लड़की का ध्यान रख लिया ना, मान लो 20 साल तक आपने उसको गलत कामों में लगने नहीं दिया, आपने उसके ऊपर नजर रखी कि ये स्कूल के अंदर जाता है तो कैसे मित्र है, स्कूल से बाहर कैसे मित्र है, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, जैसे एक आधी बार जाकर उसका पीछा किया कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। अगर एक आपने 20 साल तक बच्चे को देख लिया ना, उसके बाद आपको बच्चे को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर उसके बाद वो वयस्क हो जाएगा और वयस्क अवस्था के अंदर अपराध प्रवृत्ति की तरफ बच्चा नहीं जाता भाई। ये जो आपकी टीन एज होती है ना, ये 13 14 15, ये टीन एज के अंदर सबसे ज्यादा अपराध प्रवृत्ति की ओर जाता है। जो ये होते हैं ना, अपराधी होते हैं, जैसे क्रिमिनल जो लोग होते हैं, ठीक है, आतंकवादी जो लोग होते हैं, ये हमेशा किशोरों को ही, बड़े 15-16 साल के होते हैं ना, उनको निशाना बनाते हैं ये। क्योंकि जो 15-16 साल के बच्चे होते हैं वो घर वालों के संपर्क में ज़्यादा नहीं रहेंगे। मतलब घर वालों की बात तो उनको लगेगी गलत, और जो बाहर वालों की बात है ना वो उनको लगेगी बहुत अच्छी। वो सोचेंगे ये बाहर वाले जो कह रहे हैं ना ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, और घर वालों की बात उनको सारी की सारी गलत लगेगी। फिर मान लो घर के अंदर बहुत ज़्यादा गरीबी है, मान लो कोई किशोर ऐसा है जो बहुत ज़्यादा गरीबी के अंदर उसने जीवन बिताया है अपना, और उसको कोई क्रिमिनल टाइप के लोग हैं वो कह देते हैं कि भाई हम तुम्हें इतने पैसा दे देंगे, तुम्हारे पास ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है, और तुम ये हमारा ये काम कर दो, तो वो कर देते हैं। अपराध की ओर मुड़ने का यही टाइम है। अगर आपने केवल 20 साल तक बच्चे के ऊपर नजर रख ली ना, बस फिर बच्चा आपका कहीं नहीं जाएगा। जरूरत होती है कि बच्चे को जो ये टीन एज होती है ना, 11-12 साल से लेकर 20 साल तक आपने बच्चे के ऊपर, वो कहते हैं ना, कौवे की तरह नजर रखनी है कि ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, और ये क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा, क्या पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है ना। आपने उसको अभी जो मोबाइल दिया हुआ उसका मिसयूज हो रहा है, कि आपने बाइक उसको अगर दी है किसी मजबूरी के कारण कि जाना पड़ेगा उसको बाहर पढ़ने के लिए, तो वो क्या यूज कर रहा है, उसके टीचर से मिलना, उसके मित्रों से मिलना, तो फिर बच्चा कहीं नहीं जाएगा। हाँ, अगर आपने 20 साल तक बच्चे को ध्यान नहीं किया, बच्चे के बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार है, आप तो हेलीकॉप्टर पेरेंट्स हो, आप तो बच्चे को कोई कमी नहीं होने देते। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि कई ऐसे फादर होते हैं, पिता होते हैं, वो कहते हैं कि मैंने तो अपने ज़िंदगी में दुःख पाया,
कि मेरे पापा के पास पैसा नहीं था, पर मैं अपने बेटे को हर वो सुख सुविधा दूंगा जो देनी चाहिए। मैं इसको टाइम पर मोबाइल भी दूंगा, मैं इसको टाइम पे बाइक भी ला के दूंगा, और मैं तो उसको गाड़ी भी ला के दूंगा। तो वो गलत है, वो पिता बिल्कुल गलत है, उसकी सोचिए, गलत सोच रहा है वो। अगर आपने बच्चे को सारी सुविधा दे दी ना, तो बच्चा आपके हाथ आएगा ही नहीं फिर। थोड़ा सा बच्चे को महसूस भी होने दो पैसों की वैल्यू भी, है ना। बच्चा 16 साल का हुआ नहीं, आपने बाइक उसकी पर्सनल ला के दे दी, है ना। बच्चा हुआ आपका 9वीं में 8वीं में है, आपने एंड्रॉयड मोबाइल ला के दे रहे हो आप 20-20 25-25 हज़ार का। तो ये तो आप खुद ही नाश कर रहे हो फिर बच्चे का। तो दूसरे का कसूर ही क्या है फिर? तो आपने खुद ने, आपने उसका भट्ठा गोड़ तो आपने ही किया उसका। तो बच्चों जो पेरेंटिंग होती है ना, पेरेंटिंग, वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर बच्चा दिशा से भटकता है ना, तो ये माँ बाप की कमी है, ये बच्चे की कमी नहीं है। मैं तो पर्सनली भी यही मानती हूँ कि अगर कोई बच्चा पथ से भ्रष्ट हो गया ना, तो कमी माँ बाप की है, बच्चे की नहीं है। आपको पेरेंटिंग नहीं आती, आपने बच्चे को सही रास्ते पे लाया नहीं, आपने इसको यहाँ बिठा रखा है। सीधी बात है, समझ गए? तो चलो जी। उसके बाद है जी डे ड्रीमिंग। बच्चा क्या करता है? डे ड्रीमिंग करता है, यानी कि दिन में क्या देखता है? सपने देखता है भाई। बच्चा दिन में सपने देखता है, अनेक सुनहरे सपने देखता है, जो मैंने आपको बताए थे पिछली क्लास के अंदर कि भई ऐसा होगा, वैसा होगा, मैं इतना पैसा कमाऊँगा, मेरे पास गाड़ी होगी, ये होगी, फलाना होगा, मेरे पास एप्पल का मोबाइल होगा, है ना? और मेरी जो गर्लफ्रेंड इतनी होगी, मैं घूमने जाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो ये डे ड्रीमिंग, दिन के अंदर क्या देखता है? बच्चे सपने देखता है, डे ड्रीमिंग करता है। उसके बाद एडजस्टमेंट इश्यूज़, तो बच्चे को समायोजन की बड़ी समस्या होती है। यानी कि बच्चा जो है ना एडजस्ट नहीं कर पाता। जो उसके लिए जो वातावरण जो अब बदल चुका है, उसके लिए जो घरवालों के विचार बदल चुके हैं कि अब ये बड़ा हो चुका है। स्कूल के अंदर भी ये कहते हैं कि अरे तुम इतने बड़े हो गए, ये नहीं कर सकते। घर में कोई रिश्तेदार है वो कह देगा अरे इतने बड़े हो गए, तुम्हें इतनी अक्ल नहीं है ना? कोई पड़ोसी-पड़ोसी कह देगा इतना बड़ा हो गया, इसको दिमाग तो इसके है ही नहीं। मतलब बड़ा भी हो गया और उसको आप बड़ा मान भी नहीं रहे। आप उसको किसी बात में बोलने भी नहीं दे रहे। तो बच्चे को एडजस्टमेंट करने में बड़ी दुविधा आती है। एक तो उसके बॉडी के अंदर, यानी कि उसको बायोलॉजिकल इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं उसके अंदर। एक तो बायोलॉजिकल चेंजेस उसके साथ बहुत सारे हो रहे हैं अंदर से भीतर से, और एक आप ऊपर से उसको इतना प्रेशर दे रखा है आपने उसके ऊपर कि तू बड़ा हो गया, तू ये कर, तू बड़ा हो गया, अपने भाई बहनों का ध्यान नहीं रख सकता, तू बड़ा हो गया, अपने पापा की मदद नहीं कर सकता, तू इतना बड़ा हो गया, अपने काम नहीं कर सकता, तू इतना बड़ा हो गया, अपने कपड़ों को ढंग से नहीं रख सकता। एक आप ऊपर से हर वक्त उसके ऊपर एक प्रेशर बना के रखते हो, उसको डांटना धमकाना सारा दिन, उसको ताने मारना, है ना। और एक वो बच्चे के अंदर बायोलॉजिकल भी इतने सारे चेंज हो रहे हैं, है ना। तो बच्चा क्या हो जाता है, एक प्रेशर के अंदर आ जाता है, उसको समायोजन करना मुश्किल हो जाता है उसके लिए। बच्चे के लिए एडजस्टमेंट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि परिस्थितियां सारी बदल रही हैं, है ना। बच्चे की शरीर की परिस्थिति बदल रही है, अब शरीर बदल रहा है। फिर अगर बुद्धि की बात करें तो उसको अरे बड़ा हो गया, तेरे में अक्ल नहीं है, अक्ल नहीं है, तो इतना लंबा हो गया, तेरे में अक्ल नहीं है। तो ये भी उसके लिए बदल रहा है। सामाजिक दायरा उसका बड़ा हो रहा है, अब उसके पास ज़्यादा मित्र मंडली उसकी बड़ी हो चुकी है, और मित्रों की वो सबसे ज़्यादा सुनता है। घर वालों की बात तो इस उम्र के बच्चे सुनते ही नहीं है। घर वालों से तो इस उम्र के बच्चे हमेशा अड़े रहेंगे हर बात के ऊपर। यानी कि इनकी नज़र में जो इनके माता पिता होते हैं ना, उनको अक्ल नहीं है। जो किशोर बच्चे होते हैं उनकी नज़र में वो समझते हैं तो ना मेरे पापा को समझ है, ना मेरी मम्मी को किसी बात की कोई समझ है, ऐसा उनका विचार होता है। तो समायोजन करने में ऐसे बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है। इनको जो बायोलॉजिकल भी ये चेंज होते हैं और साइकोलॉजिकल चेंज होते हैं इनके। साइकोलॉजिकल कैसे? जैसे इनके इमोशंस बदल जाएँगे, इनकी जो बुद्धि है वो ज़्यादा काम करनी शुरू कर जाएगी। फिर ये अमूर्त चिंतन कर सकते हैं। अब अमूर्त चिंतन ही तो है कि मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी शादी हो जाएगी, मैं ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, है ना? कि मेरे बच्चे होंगे, मैं उनको ऐसे उसमें हवाई जहाज़ में घुमाने लेके जाऊँगा विदेश। मेरे पास एक बहुत बड़ी कोठी होगी, कोठी के आगे 2 गाड़ियाँ खड़ी होंगी, बाइक खड़े होंगे। ये अमूर्त चिंतन ही तो है। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है भई, है ना? और साइकोलॉजिकल चेंज उसके अंदर बहुत सारे आते हैं, इमोशंस बदलते हैं। भई देखो, या तो बच्चे के इमोशंस बिल्कुल शांत होते हैं या उग्र होते हैं, बीच का रास्ता उनको नहीं आता। भई देखो सीधी बात है, आप कहोगे मैडम ये बीच वाला रास्ता क्या चक्कर है? या तो वो किसी चीज़ को पसंद करेंगे या बिल्कुल ही पसंद नहीं करेंगे। या तो वो चॉकलेट को पसंद नहीं करेंगे, वो कहेंगे मेरे को तो चॉकलेट अच्छी नहीं लगती, और या यूँ कह देंगे आई लव चॉकलेट, आई लव चॉकलेट, कि जो चॉकलेट है उससे तो मैं बड़ा प्यार करता हूँ। आई लव चॉकलेट, वो ये कहते हैं।
या यूँ कहते हैं कि चॉकलेट मेरी ज़िंदगी है, आई लव आइसक्रीम, आइसक्रीम तो मेरी ज़िंदगी है। अब जैसे हमसे कोई पूछ ले कि चॉकलेट अच्छी लगती है, हम तो कहते हैं हाँ भी खा लेते हैं, ठीक है, बढ़िया लगती है और क्या, बस इतना कह देते हैं। वो उनके पास ये बीच वाला रास्ता नहीं आता, वो बहुत हाइपर होते हैं। या तो वो पसंद नहीं करेंगे, या तो वो केक खाएँगे नहीं, या कहेंगे आई लव केक। इस तरह की जो उनके अंदर होती है, या तो वो किसी इंसान को पसंद करेंगे या उसको विद्रोह कर देंगे उसके खिलाफ। जैसे हम लोग तो यूँ सोचते हैं भी, जैसे मान लो कोई अपने साथ अच्छा नहीं किया किसी ने अच्छा नहीं किया, तो हम तो सोचते हैं चल छोड़ बुलंद क्या भई, कोई बात नहीं, सुखी राम राम तो होनी चाहिए। पर ये सुखी राम राम वाला सिस्टम इनके पास नहीं होता। ये कहते हैं कि या तो भई मैं उसको पसंद करता हूँ या मैं नफ़रत करता हूँ, बस बीच वाला रास्ता इनके पास नहीं होता। ठीक है ना? समझ में आई बात? तो इनके जो जैविक रूप से ये चेंज होते हैं, ये इमोशनली इनके इमोशंस चेंज होते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इनकी जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इनके अंदर ये जो बदलती है, ये 2 प्रकार की होती है। एक तो प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, 2 प्रकार की होती है। प्राइमरी के अंदर क्या आ जाएगा, प्राइमरी के अंदर प्रमुख के अंदर जैसे इन्वॉल्व डायरेक्टली इन रिप्रोडक्शन, कि ये रिप्रोडक्शन क्या होता है, जन्म देना, कि ये जन्म देने वाली क्रियाएँ डायरेक्ट होती है, वो प्राइमरी होते हैं। जैसे जैसे महिलाओं के अंदर जो है वो यूट्रस जो है, अब यूट्रस का विकास हो चुका है, डेवलपमेंट हो चुकी है यूट्रस, ठीक है? फिर उनके अंदर मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट हो गया, ठीक है? फिर महिलाओं के अंदर जो है आप यूँ कह सकते हो कि जो ब्रेस्ट है उसका विकास हो गया, और जो लड़के होते हैं उनके अंदर भी दाढ़ी मूंछ आ गई, गुप्तांगों पर बाल आ गए, इस तरह से कुछ मतलब सीधी-सी मतलब है कि वो नई पीढ़ी को जन्म देने के लिए अब तैयार हो रहे हैं। तो ये प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है ना? जो नई पीढ़ी को जन्म देने के लिए ये तैयार है। उसके बाद है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ बदलना, लड़कियों की आवाज़ पतली सुरीली हो जाती है, ठीक है ना? लड़कों के कंधे चौड़े हो जाते हैं, लड़कियों का जो हिप एरिया है वो बड़ा हो जाता है। तो मतलब ये सब क्या है, ये सब सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना? कि जो आपको बाहर से दिखाई दे रहा है, सीधी बात है। जो आपको बाहर से दिखाई दे रहा है, वो तो सेकेंडरी है। आपको दाढ़ी मूंछ दिखाई दे रही है, ठीक है ना? जो शरीर के ऊपर बाल हैं, जैसे मतलब लड़के हैं तो यहाँ चेस्ट के ऊपर बाल वगैरह आ गए, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। आवाज़ बदली हुई दिखाई दे रही है, लड़कियों की आवाज़ सुरीली दिखाई दे रही है। लेकिन ये तो सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी कौन से होते हैं, जो हमारे अंदर होते हैं, है ना? जो रिप्रोडक्शन से डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, रिप्रोडक्शन से। आ रहा है ना समझ में? उसके बाद देखो, ये सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों याद कर लेना भी, कौन सी सेकेंडरी और कौन सी प्राइमरी है। ठीक है? तो आसान ही है। सेकेंडरी तो वो होती है जो बाहर से दिखाई देती है, और जो प्राइमरी होती है वो दिखाई नहीं देती। डेविड एलकाइंड ने किशोरावस्था की अहम केंद्रिता के बारे में बताया। जो डेविड एलकाइंड नाम के एक मनोवैज्ञानिक है, डेविड एलकाइंड, इन्होंने किसके बारे में बताया, अहम केंद्रिता के बारे में, कि जो किशोर बच्चा होता है वो ईगोसेंट्रिज्म होता है। वो क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म होता है। यानी कि अहम केंद्रिता का मतलब क्या होता है कि वो ये सोचता है कि जो भी कुछ है वो मैं हूँ, यानी कि मैं सेंटर के अंदर हूँ। इसके लिए वो 2 प्रकार के बारे में बताया, आपको अभी समझ में आ जाएगा। इमेजिनरी ऑडियंस, जो किशोर बच्चा है ना वो काल्पनिक दर्शक बना लेता है। जैसे मान लो किशोर बच्चा किसी शादी के अंदर जा रहा है, किसी मैरिज पार्टी के अंदर, तो वो ये सोच रहा है सारी दुनिया मुझे ही देख रही है, मतलब एक काल्पनिक दर्शक बना लेता है वो। अगर वो स्कूल के अंदर जा रहा है तो वो ये सोचता है कि सारे मुझे ही देख रहे हैं। अब मान लो वो नया-नया कॉलेज के अंदर जाएगा, 19 साल का बच्चा है, 18-19 साल का बच्चा अक्सर कॉलेज में जाते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि सारी दुनिया मुझे ही देख रही है, भई जो भी कुछ है ना वो सेंटर के अंदर मैं हूँ। यानी कि ईगोसेंट्रिज्म की जो भावना होती है ना, वो एक तो होती है शैशवावस्था के अंदर। किसमें होती है? शैशवावस्था के अंदर। और फिर ईगोसेंट्रिज्म की भावना किसमें होगी भई? किशोरावस्था के अंदर होगी। ठीक? तो रोस ने कहा था, रोस नाम के एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा था कि जो किशोरावस्था है, वो शैशवावस्था का पुनरावृत्ति काल है। किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावृत्ति काल है, यानी कि दोबारा से वो काल रिपीट हो रहा है। समझ रहे हो? कि दोबारा से वो काल क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ईगोसेंट्रिज्म की भावना होती है इनके अंदर। ये काल्पनिक दर्शक बना लेते हैं। जैसे अगर लड़का बाजार में जाएगा ना, कोई लड़का है या कोई लड़की है, कोई किशोर किशोरी कोई भी है, तो वो बाजार में जाने से पहले 10 बार शीशा देखेंगे। 10 बार ऐसे ऐसे करेंगे, लड़के हैं ऐसे ऐसे करेंगे, बाल ठीक है क्या, ये ठीक है क्या, ये ठीक है क्या, ऐसे देखेंगे।
अरे वो सोचते हैं कि सारी दुनिया उन्हें देख रही है। मतलब एक सुंदर देखने की जो प्रवृत्ति है ना, वो इनके अंदर पाई जाती है। किशोर या किशोरी ये सोचते हैं कि सबसे सुंदर वही लगने चाहिए, उनसे सुंदर और कोई ना लगे भाई, है ना? अब आप में से हो सकता है कि कोई ये कह दे कि मैडम मेरी उम्र तो 35 साल है, मैं भी ये सोचता हूँ कि सबसे सुंदर तो मैं ही लगूँ। तो भई देखो, अगर आप समय के अनुसार अपने अंदर बदलाव नहीं लाओगे तो ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी फिर। अब आपकी किशोरावस्था जा चुकी है और अब भी अगर आप इस तरह के काम कर रहे हो ना, तो इसका कोई इलाज नहीं है फिर, ठीक है? क्योंकि ऐसे ना कई बार मुझे कहा भी 1-2 जनों ने कि भई मेरी उम्र तो भई हो गई जी 38 साल और मैं तो अब भी ये सोचती हूँ कि सारे मुझे देख रहे हैं, सबसे सुंदर मैं ही लगूँ। तो अब इस बात का क्या इलाज है? तुम लोग अब तक अपनी किशोरावस्था वाला टाइम पकड़ के बैठे हो। अब तुम्हें कोई नहीं, इतना नहीं देखता, सीधी बात बताऊँ। कहीं इस टेंशन में हो कि हमें देखे दुनिया, ठीक है ना? तो ये किशोर बच्चों के अंदर होती है ये भावना कि सारे हमें देख रहे हैं, हमें सुंदर लग रहे हैं। अगर उनके जूतों के ऊपर थोड़ी-सी मिट्टी लग जाएगी ना, वो फटाफट मिट्टी को झाड़ेंगे। तो ये काल्पनिक दर्शक बना लेते हैं वो लोग। दर्शक ऐसे, सारी दुनिया तो उन्हें भी नहीं देखती खैर, पर वो काल्पनिक दर्शक बना लेते हैं। उसके बाद पर्सनल फेबल। पर्सनल फेबल क्या होता है? पर्सनल फेबल का मतलब होता है कि भई ये जो किशोर बच्चे होते हैं ना, ये अपने आप को कोई कथा सुनाते हैं, पर्सनल व्यक्तिगत कथा। मतलब ये लोग सोचते हैं कि मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, कि मेरा दुनिया में कौन क्या बिगाड़ेगा। ये पर्सनल फेबल होता है उनका। जैसे अगर आप किशोर बच्चे को, कोई एडोलेसेंस वाले बच्चे को जैसे बाइक दे दी आपने चलाने के लिए, आपने क्या दे दी? बाइक दे दी, या बच्चे को गाड़ी दे दी भी तो चला ले। इतनी स्पीड से चलाएगा ना वो, उसकी रेल बना देगा, जमा हवा हवा से बातें करेगी वो। उसको डर नहीं होता मरने का, किशोर बच्चे को। वो ये नहीं सोचता कि मेरी गाड़ी भिड़ गई तो, अगर मेरी बाइक कहीं पर भिड़ गई तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी, नहीं। उस वो जो है ना, वो व्यक्तिगत कथा अपने को सुना लेता है कि मेरा तो दुनिया में कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। जो अगर मौत है ना, मौत, अरे दूसरों के लिए है, मेरे लिए थोड़ी ना है। मैं मरूँगा थोड़ी ना। वो सोचते हैं कि कोई भी दुःख, कोई भी परेशानी मेरे को छुएगी भी नहीं। मतलब ऊर्जा से भरे हुए होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो ऊर्जा होती है ना उस समय, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। उस समय ऊर्जा जो होती है इतनी ज़्यादा होती है कि उनको दुनिया में किसी चीज़ से डर नहीं लगता। ना वो मरने से डरते, ना मिटने से। आपने भगत सिंह की तो सारी बात सुनी हुई है ना। भगत सिंह छोटी उम्र के अंदर ही फांसी पर लटका दिया गया था, मरने से थोड़ा ना डरता था, क्योंकि किशोर था। किशोरावस्था के अंदर ही आज़ादी का जुनून हो गया, क्योंकि देशभक्ति की भावना इनके अंदर होती है। जो किशोर बच्चे हैं, देशभक्ति की भावना इनके अंदर होती है। तो ये अपने आप को एक व्यक्तिगत कथा बना लेते हैं, एक फेबल कर लेते हैं कि मेरा तो दुनिया में कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। उसकी मम्मी कहेगी, अरे इतनी ठंड हो रही है, तू बाहर जा रहा है, तू स्वेटर पहन ले, टोपी पहन ले। वो कहेगा ना, वो कहेगा सर्दी मेरा क्या बिगड़ेगी। मतलब इनके मन के अंदर एक बात होती है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये इनका पर्सनल फेबल होती है इनकी, ठीक है? तो ये इनके बस की बात नहीं है कहीं आप सोचो ये जानबूझ के करते हैं। ये बच्चे ऐसा जानबूझ के नहीं करते। ये इनकी जो अवस्था है ना, किशोर अवस्था, वो है ही ऐसी। इसकी विशेषता ये है, तभी ये इस तरह का व्यवहार जो है वो प्रदर्शित करते हैं किशोर बच्चे, ठीक है? उसके बाद देखो, आगे बात करते हैं कि इनके अंदर क्या होता है और इनके इनकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं, जो मैं आपको अभी यहाँ पर वो और बता दूँ कि वहाँ से भी एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है। इनके अंदर अमूर्त चिंतन होता है। अमूर्त चिंतन के अंदर इन ये करते हैं। अमूर्त चिंतन का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। मतलब जो चीज़ आँखों के सामने नहीं है ना, उसके बारे में भी ये लोग सोच सकते हैं। जो चीज़ आँखों के सामने नहीं है, उसके बारे में भी ये लोग क्या कर सकते हैं? सोच सकते हैं। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का जो है इनके अंदर होता है। फिर ये लॉजिकल थिंकिंग करते हैं। ये थिंकिंग कैसे करेंगे? लॉजिकल थिंकिंग करेंगे। मतलब जो ये थिंकिंग करते हैं वो तर्क के ऊपर आधारित होती है। आप इसको यूँ कह सकते हो कि जो किशोर बच्चे होते हैं वो तार्किक चिंतन करते हैं। क्या करते हैं अभी किशोर बच्चे? तार्किक चिंतन करते हैं, तर्क वाली बातें करते हैं। बेतुकी बातें जो है ना, ये लोग नहीं करते, ठीक है ना? उसके बाद देखो, और क्या बात है कि ये नया जन्म का काल है। ये कैसा काल है? नया जन्म का काल है। मतलब एक ये ऐसा काल होता है जब किशोर बच्चे का जन्म, नया जन्म होता है। उसको लगता है कि मेरे साथ तो सब कुछ नया-नया घटित हो रहा है। उसके बाद जीवन का सबसे कठिन काल है, ये परिवर्तन का काल है। उसके बाद आप क्या कहोगे कि विशिष्टता की खोज का समय। विशिष्टता की खोज का क्या है? ये समय है। यानी कि इस समय
विशिष्टता के बारे में, मतलब कोई खास बातें ये खोज सकते हैं। अगर इनको कोई खास काम दे दिया जाए ना तो ये उस काम को क्या कर लेंगे, कर लेंगे। फिर उसके बाद है कि ये कल्पना बहुत ज़्यादा करते हैं। कल्पना का बाहुल्य, या आप इसको डे ड्रीमिंग कर सकते हो, कल्पना का बाहुल्य, यानी कि ये थीसिस है ना, वो बहुत ज़्यादा बनाते हैं, ठीक है ना। कल्पना का बाहुल्य होता है। उसके बाद सर्वाधिक काम प्रवृत्ति, सबसे ज़्यादा जो काम भावना है, ठीक है ना, वो किशोरों के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अपोजिट सेक्स का क्या होता है, इनको आकर्षण होता है, ठीक है। उसके बाद देखो समाज सेवा की इनके अंदर क्या होती है, भावना होती है। अगर इनको समाज सेवा से जोड़ा जाए ना तो समाज सेवा की जो भावना है वो इनके अंदर पाई जाती है, ठीक है। क्लियर बात, आ गया समझ में सबको। उसके बाद देखिए आगे हैं ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं कि किशोरों के अंदर कौन कौन से ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं। डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, कठिनाइयाँ, यानी कि खाने की बारे में क्या दो डिसऑर्डर हैं। पहला है एनोरेक्सिया नर्वोसा। पहला कौन सा है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये कई बार एग्जाम में आ चुका, भी ध्यान रख लेना इसको। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, खाना छोड़ देना, यानी कि जो किशोर या किशोरी है वो खुद को पतला दिखाने के लिए, खुद को क्या दिखाने के लिए, पतला दिखाने के लिए खाना नहीं खाते भाई। खाना बिल्कुल थोड़ा खाएंगे ये, क्योंकि खुद को क्या दिखाना चाहते हैं, पतला दिखाना चाहते हैं। और ये जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है ये लड़कियों के अंदर ज्यादा पाई जाती है। जो लड़कियां होती है ना वो इससे ज्यादा ग्रसित होती हैं, किससे, एनोरेक्सिया नर्वोसा से। मतलब ये यूं सोचते हैं कि भाई जो किशोर होते हैं ना, देखो मैं आपको स्पष्ट तरीके से समझा दूं, ये अपनी बॉडी शेप से संतुष्ट नहीं होते कभी भी। ये अपने बॉडी शेप से क्या नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते। ये कहते हैं कि मैं तो बहुत मोटा हूं, अरे मैं तो पतला हूं। आप कोई लड़की है वो कहेगी मैं तो मोटी हो गई भाई, मेरा वजन तो 50 किलो है, मैं तो मोटी हूँ भाई। आप कहोगे अरे 50 किलो कोई मोटी थोड़ी ना है, ठीक है तू ना, मैं तो मोटी हूँ, मैं तो रात का खाना नहीं खाऊंगी। मैं तो ये अगर आप उनको दे दोगे ना कोई तली हुई चीज़, या आप उसको मान लो लड्डू दे रहे हो, आप तो उसको अब सर्दी है ना, गूंद का लड्डू दे रहे हो, वो नहीं खाएगा। गूंद का लड्डू है ना, किशोर बच्चे जल्दी से खाते नहीं है, वो कहते हैं ना मोटे हो जाएंगे, हम नहीं खाते गूंद के लड्डू, इससे मोटापा आता है। मतलब वो खाना छोड़ देते हैं बहुत से किशोर, मतलब 100% नहीं। कहीं आप सोचो मैडम हमारे बच्चे तो खा लेते हैं, 100% ऐसे नहीं होते, पर ज़्यादातर मैक्सिमम की बात हो रही है। किशोर बच्चा खुद को पतला दिखाने के लिए खाना भी छोड़ देगा, वो एनोरेक्सिया नर्वोसा है। फिर बुलिमिया नर्वोसा क्या होती है, इसको ओवर ईटिंग बोलते हैं। मतलब कई किशोर क्या होता है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा खाता है, वो खाते रहते हैं खाते रहते हैं। उसके बाद बिंग ईटिंग भी करते हैं, मतलब उल्टियाँ भी कर देते हैं। इसको बिंग ईटिंग भी कहा जाता है, बुलिमिया नर्वोसा भी कहते हैं। यानी कि हद से ज़्यादा जो खाना है वो क्या है, वो बुलिमिया है। अगर ओवर ईटिंग करता है तो वो क्या है, वो बुलिमिया है। तो या तो वो बिल्कुल ही खाना छोड़ देते हैं या क्या करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं। फिर इनकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, अपनी बॉडी से रिलेटेड होती है कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जो समाज से रिलेटेड होती है। तो पहले बॉडी बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम देख लेते हैं कौन सी होती है। पहली है बॉडी इमेज। तो ये मैंने आपको अभी भी समझा दिया कि अपनी बॉडी इमेज से ये क्या नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते, ये हमेशा दुखी से रहते हैं। मतलब बॉडी इमेज के अनुसार ये खुश नहीं है, या तो मैं बहुत पतला हूँ या मोटा हूँ, या मेरा कद छोटा है या लंबा है, या मैं ज़्यादा लंबा हो गया, ये इसी तरह की बातें करते हैं। उसके बाद पिंपल्स, इनके चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं, ये भी इनकी समस्या होती है, ठीक है ना। फिर कॉम्प्लेक्शन, इनको किसी बात का कॉम्प्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। फिर है जी ईटिंग डिसऑर्डर है, ये मैंने आपको अभी करवा दिए। बॉडी चेंज करवा दिया, बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के चेंजेज आते हैं, ठीक है। मूडीनेस, ये मूडीनेस होते हैं, ये कभी तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कभी बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो इनका जो मूड है वो लगातार बदलता रहता है, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, मूडीनेस कहेंगे, क्योंकि मूड क्या होगा, लगातार इनका बदलता रहता है, ठीक है। कभी तो ये बहुत ज़्यादा खुश है, कभी दुख है। फिर उसके बाद है टचीनेस। टचीनेस क्या होता है कि अगर मान लो किशोर बच्चे को अगर कोई घर वाले मान लो धमका देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, उससे रूठ जाते हैं, फिर उससे बात नहीं करते भाई। मतलब बात जो है ना इनके दिल को लग जाती है। ये क्या करते, रूड लिख दिया मैंने, रूठ जाते हैं। जैसे मान लो मम्मी ने किसी बात के ऊपर धमका दिया तो इनको बहुत बुरा लगता है। अगर आप बाल्यावस्था वाले किसी बच्चे को धमका दोगे ना तो उसको इतना बुरा नहीं लगेगा, वो आपकी बात सुनकर थोड़ी देर में वैसा का वैसा हो जाएगा। पर ये रूठ जाते हैं, ये 2-2 3-3 दिन बोलते नहीं है अपने मम्मी पापा से, क्योंकि टचीनेस होते हैं भैया। अगर कोई सी किसी बात के ऊपर इनको धमका दिया तो फिर ये उसे बात नहीं करना चाहते, मतलब इनको बुरा बहुत जल्दी लग जाता है। उसके बाद एंगर, क्रोधित होते हैं, क्रोध बहुत ज़्यादा होता है इनके अंदर,
बताया ना मैंने, को रिवोल्ट की भावना होती है, रिबल, फीलिंग ऑफ रिबल, आप विद्रोह की भावना, बदला लेने की भावना आप कह सकते हो, रिवोल्ट है या रिबेल है। तो ये गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है इनको। फिर हाइपर सेंसिटिविटी, तो ये हाइपर सेंसिटिव होते हैं, ठीक है ना। फिर मैंने कहा था ना कि आई लव चॉकलेट, या तो चॉकलेट को प्यार ही करेंगे या चॉकलेट खाएंगे नहीं, बस इस तरह के होते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होते हैं ये, ठीक है ना। अगर किसी कोई आदमी पसंद है तो पसंद है, नहीं पसंद है तो नहीं पसंद, बस। उसके बाद फीलिंग ऑफ रिबेल, यानी कि विद्रोह की भावना, बदला लेने की इनके अंदर भावना होती है। फिर क्रशेज होते हैं, अपोजिट जेंडर इंटरेस्ट। क्रशेज का मतलब वो थोड़ा ना कि आप किसी चीज़ को तोड़ देते हैं, मतलब अपोजिट जेंडर का इनको क्रश होता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है अपोजिट जेंडर के अंदर। क्रशेज का मतलब क्या है, इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट यहाँ पर लेंगे। तो इंटरेस्ट किसके अंदर होगा, अपोजिट जेंडर के अंदर, यानी कि विपरीत लिंग के अंदर। अगर लड़का होगा तो वो लड़की के अंदर इंटरेस्ट होगा, और अगर लड़की होगी ना तो वो लड़कों के अंदर इंटरेस्ट रखेगी। अपोजिट जेंडर का इनको इंटरेस्ट होता है। उसके बाद इनफैचुएशन, यानी कि काम ऊर्जा, इनके अंदर काम ऊर्जा होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। यानी कि इनको कोई पसंद आ जाता है तो इसको काम ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है ना। इनफैचुएशन की स्थिति होती है इनकी, समझ गए ना आप, कि इनको कोई पसंद आ जाता है, कि लड़का है, उसने कोई लड़की देखी तो पसंद आ गई, दूसरी देखी वो भी पसंद आ गई, तीसरी देखी, फ्लर्ट करता है सभी के साथ। इसी तरह लड़कियां भी कई सी प्रकार की हो जाती हैं, सभी तो खैर नहीं होती, क्योंकि 100% नियम तो कहीं पर भी लागू नहीं है भाई, ठीक है ना। उसके बाद डे ड्रीमिंग, ये दिन में क्या देखते हैं भाई, सपने देखते हैं, ये दिन में क्या देखते हैं, सपने देखते हैं। तो इनके अंदर डे ड्रीमिंग की प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है भाई। उसके बाद प्रॉब्लम रिलेटेड टू फैमिली एंड एनवायरनमेंट, तो फैमिली और एनवायरनमेंट से क्या प्रॉब्लम होती है, इनको क्या रिलेटेड है, कि प्रॉब्लम रिलेटेड टू फैमिली एंड एनवायरनमेंट, फैमिली से और वातावरण से। तो पहला है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, यानी कि ऑथोरिटेटिव कौन से होते हैं, कि जो माता पिता बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर क्या रखते हैं, अनुशासन रखते हैं। अगर माता पिता बच्चों को बिल्कुल दबा कर रखते हैं, मैंने आपको सारा समझाया हुआ है, तो वो क्या होते हैं, वो इनके लिए दिक्कत है, फैमिली से इनको दिक्कत होती है। वैसे भी ये माता पिता को इतना समझदार नहीं समझे, ये मंदबुद्धि का समझते हैं इस अवस्था के अंदर। ये समझते हैं कि मेरी मम्मी को किसी बात का नहीं पता और मेरे पापा को भी किसी बात का नहीं पता, जो भी है ना वो मैं ही हूँ। उसके बाद पुअर पुअर रिपोर्ट विद पेरेंट्स, ठीक है ना। तो ये पेरेंट्स के साथ जो है ना, इनके संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं होते। ये पेरेंट्स से हर बात के अंदर क्या होते हैं, ये अड़े रहते हैं हर बात के लिए, कि आप ये कह रहे हो गलत कह रहे हो, ऐसे थोड़ा ना होता है, आप तो हमारे ऊपर अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, आप तो डांट रहे हो, ये कोई मतलब है तुम्हारा, है ना, मेरे को इतने पैसे चाहिए आप दे नहीं रहे। तो पेरेंट के साथ जो इनकी रिपोर्ट है वो अच्छी नहीं होती, ये पेरेंट्स से मिलकर जुलकर नहीं रहते, ये दोस्तों के में रह के राजी हैं। लेक ऑफ कम्युनिकेशंस, क्योंकि जो वार्तालाप का क्या होता है, अभाव, ये ज़्यादा बातचीत नहीं करते, ये बातचीत ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं। अगर इनको पास में बिठाकर बातचीत करना भी चाहते हैं ना घर के लोग, तो ये ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ये उठ के चले जाते हैं। उसके बाद क्योंकि कई बार क्या होता है, क्योंकि पेरेंट के साथ इनका क्यों नहीं होता, ये भी कारण इसका हो सकता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करते। मतलब कमी होती है, लेक का मतलब क्या हो गया, कमी होती है। अगर पेरेंट्स बच्चों को बिठाकर उनकी समस्या को जाने तो ये दिक्कतें दूर भी हो जाएँगी, पर पेरेंट्स करते ही नहीं ऐसा भई। उसके बाद लो सोशियो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना? जो सामाजिक और जो इकोनॉमिक, यानी कि इनके पास पैसा नहीं होता, अब इनकी जेब खाली होती है। इनको पैसा नहीं होता इनके पास बल्कि इनसे ज़्यादा तो बाल्यावस्था वालों के पास पैसा मिल जाएगा। बाल्यावस्था वाले बच्चे होते हैं ना, वो तो फिर भी अपने पास 1000-500 रुपए रखेंगे, इनके पास पैसा नहीं होता, इनकी जेब खाली होती है। तो ये सामाजिक और इकोनॉमिक स्तर के ऊपर ये खाली होते हैं, लो होता है इनका लेवल। क्यों नहीं होता इनके पास पैसा? आप कहोगे क्यों नहीं होता मैडम जी? ये पैसा खुद से तो माँगते नहीं अपने पापा से, मम्मी से, और वो बड़े इनको ज़्यादा देते नहीं। जैसे पापा ने इनको 500 रुपए दे दिए, अब वो मतलब वो तो माँगेगा नहीं 15 दिन तक भी। 15 दिन के बाद 500 रुपए मान लो उसके खत्म हो गए 10 दिन में ही, उसके बाद वो खाली जेब घूमता रहता है। तो इनके पास पैसों का अभाव पाया जाता है, पैसे नहीं होते किशोरों के पास। ठीक है? ये खुद से माँगते नहीं, अपने आप से पेरेंट्स देते नहीं इनको जल्दी से। बल्कि बाल्यावस्था वाले बच्चे तो अड़ के ले लेते हैं, पापा दे दो मुझे, पापा दे दो 50 रुपए, पापा दे दो। ये ऐसे नहीं करते, ये माँगते नहीं है पैसे। ये मतलब अपनी तौहीन समझते हैं ऐसे पैसे माँगने में। और जो बालक होगा ना, मतलब 8-9 साल का, 7 साल का, वो तो वो कहते हैं ना कुड़ते पाड़ने के लिए हो जाएगा, दे दो पैसे, ये ऐसे थोड़ी ना करते हैं। फिर बैकग्राउंड, भई जो ये अपना जो अगर फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो इनको दिक्कत है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो भी इनको दिक्कत है।
ठीक है ना। अगर मान लो फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है कि परिवार के अंदर कुछ बुरा घटित हो गया तो ये टेंशन में आ जाते हैं। नॉन कंडक्टिव एटमॉस्फेयर, अगर ऐसा वातावरण है कि जिसके साथ ये सामंजस्य नहीं कर पा रहे। स्पेस कॉन्स्ट्रेंट, यानी कि इनको स्पेस चाहिए। किशोर बच्चे को अलग से कमरा चाहिए, कहते हैं मेरे मेरे को अलग से कमरा दो भई रहने के लिए, ठीक है। और ये चाहते हैं कि मेरे कमरे में कोई आए तो नॉक करके आए। ये अपनी हर चीज़ अलग रखना चाहते हैं, तो इनको स्पेस चाहिए, इनको अलग से। फिर कंपैरिजन विद अदर्स, तो ये अगर इनकी दूसरों के साथ तुलना की जाती है तो इनको बहुत बुरा लगता है। जैसे कहते हैं ना, मिश्रा जी का बच्चा देख लो कितना अच्छा है, तेरा मामा का छोरा देख कितना बढ़िया है, तेरा मौसी का छोरा देख कितना बढ़िया है। तो ये जो कंपैरिजन है ना, ये इनको बहुत गंदा लगता है। ये कंपैरिजन अगर इनका किया जाए तो इनको बड़ा गुस्सा आता है, ठीक है ना। तो इनको स्पेस चाहिए, इनको एक अलग से कमरा चाहिए, जहाँ सिर्फ इनकी चीज़ें हों, इनके कमरे में इनसे नो करके जाया जाए, इनकी बिना इजाज़त आप कमरे में नहीं जाओगे, तो ऐसा ये चाहते हैं, ठीक है ना। कुछ स्कूल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जिनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे फिर बाद में। हमारे इसमें कितना रह गया, स्कूल से रिलेटेड प्रॉब्लम रह गई हमारी, 1 मिनट ठहरो भई, ठीक है। और कुछ सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जो इस हमारी रह गई। उसके बाद मैं कुछ एक और इनके बारे में बातें हैं जो मैं आपको बता दूँगी बस, ठीक है। तो थैंक यू जी, धन्यवाद। थोड़ा-सा और रह गया अपना ये, फिर करते हैं बाद में आगे। जय हिंद, जय भारत।